2025 के आखिरी माह में पाकिस्तान की बरामदात में 20% से ज्यादा कमी। यमन में सऊदी अरब के फोर्सेस ने अमीराती बैक्ड फोर्सेस को हद्रामूत से तकरीबन सफाया कर दिया और पाकिस्तान की हुकूमत अभी भी क्रिटिक्स और डिसिडेंट्स के खिलाफ हाथ धोकर पड़ी हुई है। वजाहत खान, आदिल राजा, मोहित पीरजादा और दीगर और वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स पर और सजाएं नाफिज। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान में जो माली सिचुएशन, एक्सपोर्ट्स को लेकर, बरामदात को लेकर वाजे है, हमारे एक क्रैश हो रहा है और इसके ऊपर आप जितनी फटी हुई चादर चढ़ाने की कोशिश करें, वो चादर बेसिकली एक कफन बन के ही सामने इस मैयत के ऊपर जो पाकिस्तान की मईशत है उभर के सामने आती है। कंपनीज पे कंपनीज अभी भी जा रही हैं और पाकिस्तान की बरामदात यानी वो चीजें जो पाकिस्तान बाहर एक्सपोर्ट करता है उनमें एक वाजे कमी तो खैर बड़े अरसे से आ रही है, मगर एक परेशान कुन हद तक अब कमी आ चुकी है। और दिसंबर 2025 के महीने में जो आपकी बरामदात थी वो 20.41 यानी तकरीबन 2.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अगर एक साल पहले से कंपेयर करें यानी दिसंबर 2024, तो उस वक्त आपकी बरामदात खड़ी थी 2.9 अरब डॉलर पर। तो ये एक 20% का घाटा है, नुकसान है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त हुआ है। और बेसिकली पिछले 5 माह से लगातार जो बरामदात हैं पाकिस्तान की वो गिरती चली आ रही हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने जुमे के रोज बयान किया और मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं यानी नवंबर से लेकर दिसंबर तक, उनमें 4.26% की कमी आई। यानी नवंबर में से लेकर दिसंबर तक 4% की कमी आई। ईयर ऑन ईयर तकरीबन 20% की कमी वाजे हो गई है। और ये जो ट्रेंड आपके सामने आ रहा है ये इसके ऊपर एक फेलियर ही है ना। ये अब इसको आप सक्सेस तो नहीं कहेंगे। आप एक ही चीज को लगातार आप रिपीट करते जाएं, दोहराते जाएं, लगातार बार 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 बार, तो आप झूठ को एक हद तक ही आप सच में आप बयान कर सकते हैं। और अक्टूबर, सितंबर, अगस्त के अंदर ये चीज शुरू हुई पिकअप होना और अब एक बेसिकली एक डिजास्ट्रस मोड़ पे ये टाइटैनिक जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी मईशत वाकई खड़ी हुई है। और जब आपके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं उसके साथ साथ जो आपके इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर लगातार इजाफा भी हो रहा है। दिसंबर के माह के अंदर तकरीबन आपके जो इंपोर्ट्स थे, जो आप चीजें बेसिकली बाहर से खरीद रहे हैं बेचने के बजाय, वो खड़े थे 6.02 अरब डॉलर के ऊपर और उनमें 2% इजाफा हुआ एक साल पहले से। अगर आप कंपेयर करें उस वक्त थे आपके इंपोर्ट्स 5.90, क्योंकि आप लोग कुछ बना नहीं रहे ऐसा जो बाहर बिक सके, तो आपको वो चीजें लेनी पड़ती हैं जो आप मुल्क के अंदर नहीं बना पा रहे, वो आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और फिर आप जानते हैं कि आपका डॉलर का क्या हाल है, उसको किस तरीके से रोका हुआ है रुपये को स्लाइड करने से, क्योंकि अभी रुपये कोई 280 285 का अगर मिल जाए आपको, मगर हकीकतन जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसकी कीमत शायद 450 500 रुपए तक होनी चाहिए। और क्योंकि आपने इसको आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ है, क्योंकि आप चंदे पे और कशोक पे चल रहे हैं भीख मांगने के ऊपर, क्योंकि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, जो गैप है आपकी बरामदात में और आपकी खरीद के अंदर, वो इतना बढ़ गया है कि उसके थ्रू एक हाथी गुजार सकते हैं आप, एक बड़ा वो जो हमर ट्रक नहीं होता वो आप गुजार सकते हैं। लैंड क्रूजर जो चलती हैं जो आपके पीपल्स पार्टी के वडेरे चोर डाकू जो चलाते हैं वो गुजार सकते हैं आप। यानी आपके खर्चे ऐसे जैसे आपको कोई कमी नहीं हो रही और आपकी कमाई ऐसी कि आपको कोई लेने की तैयारी नहीं है आपके लिए। तो ये सिचुएशन है। और ट्रेड गैप जो है आपका वो अब पिछले साल की निस्बतन 26.27 अरब डॉलर पे आ चुका है, निस्बतन
24.11 अरब डॉलर के ऊपर, तो 9% का इसके अंदर आपने एक इजाफा देखा है। मगर लग रहा है कि जो ख्याली इतलाओं और हवाओं में बैठे हुए हैं, उनको कोई एहसास नहीं है कि इट्स ओवर। वो अभी भी उसी तरीके से लगे हुए हैं जिस तरह उनके हालात आपके सामने चल रहे हैं। और उनकी क्या तरजीहात हैं? उनकी तरजीहात हैं, वो भी आपको बता ही देते हैं कि क्या तरजीहात हैं। उनकी तरजीहात ये हैं कि आदिल राजा और 6 दीगर और जो डिसिडेंट्स हैं, वीलॉगर्स हैं, उसमें शाहीन सहबाई, साबिर शाकिर, कर्नल अकबर, मेहदी हसन, हैदर मेहदी, मोहित पीरजादा, वजाहत खान, एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद में उनको डबल लाइफ सेंटेंसेस, यानी पहले उनके ऊपर जो इल्जामात और केसेस और वर्डिक्ट्स जो थे वो तो थे, मगर अब एक नए शौक में आके, क्योंकि तरजीहात की बात है ना, इकोनॉमी तो आपकी बढ़ गई है, लोग तो भूखे मर रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं? ताहिर अब्बास सिपरा जो एक अस्करी जज हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी के तहत जो 9 मई 2023, अब उसको भी 3 साल होने को आ रहे हैं अगले साल, इस साल, सॉरी अगले साल नहीं, इस साल 9 मई के वाकयात को लेकर डिजिटल दहशतगर्दी के तहत ताहिर अब्बास सिपरा ने इन लोगों को, जिनके मैंने आपके नाम लिए, उनके ऊपर डबल सजाएं लगा दी हैं बामुशक्कत। और बेसिकली वो लोग प्रेजेंट नहीं थे यहां पे अपने केसेस को सुनने के लिए। 10 साल के सेंटेंसेस, 20 साल के सेक्शन 121A पीपीसी फॉर कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस, सेक्शन 131 ऑफ पीपीसी, और साथ साथ बेसिकली एडिशनल 35 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट अक्रॉस 5 काउंट्स। इनमें से कोई भी बंदा यहां पे मौजूद नहीं है, ये सब मुल्क से बाहर हैं। और मुल्क से बाहर ये लोग अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जैसे ये तो एक बहुत मामूली सा छोटा यूट्यूब चैनल है ये लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाखों सैकड़ों लोगों के रीच करते हैं और उनको एक हकीकत बयान करते हैं, और उस हकीकत के बायस के बाद अब ये सिचुएशन आ गई है कि इकोनॉमी गई भाड़ में, बस यही गेम खेलते रहो, इसी तरीके से लोगों को चूना लगाते रहो, इल्जाम पे इल्जाम गैर मौजूदगी में इन लोगों के ऊपर डालते रहो, ढंडोरा पीटते रहो, क्योंकि कुछ बिक नहीं रहा। सही है, कुछ बिका ही नहीं, क्योंकि इट्स ओवर। इनकी तरजीहात है आर्टिकल उड़वा दो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। इनकी तरजीहात है यार, द नेशन के एडिटोरियल पेज के अंदर हर अस्करी मुर्गा जो है, रिटायर्ड मेजर से लेके कैप्टन से लेके जर्नैल तक, उनके कॉलम लगाओ और एक ही चीज बयान करो कि बस सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम्स है, उसकी वो प्रॉब्लम्स का मसला वहां पे वहां पे है, मेरा कोई मसला नहीं है। लोगों की फैमिलीज को ये डिस्टर्ब करते हैं। अभी उस बच्चे ने जो लिखा है आर्टिकल, ये इट्स ओवर वाला आर्टिकल जिस बच्चे ने लिखा था, उसके माँ बाप जो एक्टर्स हैं और पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, उन पे प्रेशर करके ये करवा रहे हैं ट्वीटें और पोस्टें कि नहीं हमारा कोई सियासत तत्व से ताल्लुक नहीं है। भाई, किसी भी इंसान का सियासत से, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। इरादों से, इंटेंट से, ख्यालात से, आइडियाज से ताल्लुक होता है इंसान का। और आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में? आप चाहते हैं कि आप बस एक खंडर में बैठे रहें और आपके पास कोई अपनी जान, माल, इज्जत, मुस्तकबिल का कुछ कंट्रोल ना हो, वो एक काले कुएं के अंदर बेसिकली सब चीजें चली गई हों? या आप चाहते हैं यार एक ऐसी सोसाइटी में रहें जहां पे लोगों की इज्जत हो, जहां पे कदर हो, जहां पे मईशत बढ़ रही हो, जहां पे झूठ ना बोला हो जाए, जहां पे हर कोई अपने अंदर सब ताकतें ना जब्त कर ले और ये कहे कि मैं ही मैं हूं और बस मैं ही हूं? तो एक नजरियाती, और फिर आप जाएं ऑनलाइन तो फिर लोग कहते हैं यार तुम नेगेटिव बातें कर रहे हो। ओ भाई, नेगेटिव बातें, तुम अपना हाल तो देखो, क्या तुम लोगों ने कर लिया? ये तुम कैसे यमन बनाने जा रहे हो? मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब है, द जकार्ता मेथड, विंसेंट बेबन्स के ऊपर। ये जकार्ता मेथड तो एक बेसिकली एक इडियम, एक आइडिया के तौर पे सामने, मगर सुकारनो ने जब 1950s के अंदर, लेट 40s और 50s के अंदर इंडोनेशिया के ऊपर वो आया, तो जो थर्ड वर्ल्ड था, दुनिया बेसिकली 3
अभी शुरुआत ये किताब की, मगर एक थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर ही। दुनिया तीन हिस्सों में बट गई थी उस वक्त तक। एक था फर्स्ट वर्ल्ड, जिसके अंदर अमेरिका और उसकी जो बेसिकली हमायती थे वो थे, जिसके अंदर यूरोप था, इंग्लैंड था, यूके था और जापान भी था, क्योंकि वो कब्जा हो गया था उसके ऊपर, और अमेरिका का एक तरीके से चल रहा था। एक था फिर सेकंड वर्ल्ड, उसके अंदर सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन सेकंड वर्ल्ड इसलिए था क्योंकि जितनी लॉसेस उन्होंने सफर की दूसरी जंग अजीम में, उनकी पॉपुलेशन जो थी वो बिल्कुल डेसिमेट हो गई। जो जर्मन नाटसी असॉल्ट था वो अंदर पेनिट्रेट करके कई साल तक जंग चलती रही। फिर उन्होंने रिवर्स की और पता नहीं कितने करोड़ों के हिसाब से सोवियत रूसी मरे भी। और फिर था थर्ड वर्ल्ड। ज्यादातर जो दुनिया थी उस वक्त वो दूसरी जंग अजीम के बाद थर्ड वर्ल्ड के अंदर आती थी, और वो फर्स्ट वर्ल्ड की जो पावर्स थी, फ्रांस, यूके, अमेरिका, उनके कब्जे में थी कॉलोनियलिज्म के। और जब सोवियत यूनियन आया सेकंड वर्ल्ड, तो उम्मीद ये थी यार कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रख सकेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ली थी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से। मगर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने के मैंटल उठाया फ्रांस से, ब्रिटानिया से और लोगों से, और वो एक दियो बन गया बम गिराने के बाद। तो अमेरिका ने जो कम्युनिज्म जो मूवमेंट थी इस थर्ड वर्ल्ड के अंदर, वो ज्यादातर ये आजादी मूवमेंट्स के साथ जुड़ी हुई थी। तो अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आप आजादी मूवमेंट के साथ हैं। अमेरिका ने इसको बुनियाद बना के जो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये हमारा जो वो कब्जा है इन ममालिक के ऊपर, हाँ टूट तो गया है, मगर हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो सोवियत ऑर्बिट में आए। तो उन्होंने एक झूठ पे मबनी एक एक शैतान खड़ा किया, एक खौफ खड़ा किया, और वो ये था आयरन कर्टन का, जिसके अंदर चर्चिल की स्पीच भी आपको याद हो कि द वर्ल्ड इज नाउ फॉलोइंग बिहाइंड आयरन कर्टन। वो आयरन कर्टन जो था वो एक्चुअली था लोगों के हकूक पे मबनी। उसके पीछे लोगों को उनका हकूक मिल रहा था। मैं स्टालिन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी, जैसे इसके अंदर ग्वाटेमाला के अंदर बात करता है वो, ये बात करता है फिलीपींस के अंदर। स्टालिन ने अपने जो लोगों का, उनको तो मारा ही मारा, मगर उन्होंने जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी और जो आजादी की जो तहरीकें चल रही थी, उनकी सपोर्ट नहीं की। उस वैक्यूम के अंदर अमेरिका ने आके ईरान के अंदर मुसद्दिक को मारा, क्योंकि मुसद्दिक चाह रहा था कि जो ईरान का तेल है वो ईरानियों के पास आए, वो ब्रिटानिया के पास ना आए। तो उन्होंने वो कम्युनिस्ट थ्रेट का करके कि ये तो नेशनलाइज करा रहा है, ये तो कम्युनिस्ट है, घुस के उसको गिराया, शाह को किया और कब्जा कर लिया। इसी तरीके से उन्होंने वियतनाम के अंदर एक फ्रेंच को उन्होंने हटाया। अच्छा, साथ साथ जो कमर्शियल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट थी उस वक्त, उस दौर में, वो बिल्कुल जुड़ी हुई थी अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ। और जो CIA का वजूद आता है दूसरी जंग अजीम के बाद, जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स डिवीजन उनका है, उसके उसके अंदर CIA निकलता है, वो जुड़ जाता है कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के साथ। और वो ये कम्युनिस्ट स्केयर को, सोवियत स्केयर को इस्तेमाल करता है, जो आजादी की तहरीकें चल रही थी या चल चुकी थी और अपने जड़ लेना चाह रही थी, उनके खिलाफ। और उनके खिलाफ ऐसे ऐसी कुव्वतों को इंस्टॉल करता है वो, जो इन ममालिक का खून चूस के इनको खत्म कर देती हैं। इनके ऊपर फस्तायत और बर्बरियत की लहर वो ऐसे चलाती हैं, जैसे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल है इसके अंदर। अभी मैं उस एंटर ही कर रहा हूं उसके अंदर। सुकार्नो इंडिपेंडेंस लीडर था। वो लड़ रहा था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर भी, ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी उसके साथ, मगर कम्युनिस्ट मूवमेंट भी इन्वॉल्व थी आजादी की तहरीक के अंदर। तो वो इक्तदार में जब आया तो अमेरिकन ने वहां पे जब पहुंचे अमेरिकन, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो भाई बहुत, ये सुकार्नो तो चलो सही है, इंडिपेंडेंस लीडर है, मगर इसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनकी यहां पे बड़ी पेनिट्रेशन है। तो उन्होंने उस चीज को बुनियाद बना के, जो स्केयर अमेरिका में पैदा हो चुका था कि कम्युनिज्म पूरी दुनिया को ले लेगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो ये इनके जबर से, और ब्रिटानिया के, फ्रांस के, और एक हद तक अमेरिका के जबर से निकली थी, सही। और सोवियत यूनियन की जीत ने उनको एक मौका फराम किया था, क्योंकि अमेरिका ने वो किया जो नाटसी जर्मनी करता अगर वो जीत जाता। उसने अपने आप को फैलाया और कहा कि अब मैं कब्जा करूंगा रिसोर्सेज के ऊपर। यूनाइटेड फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल, फल,
उनकी जो लैंड ओनिंग थी ग्वाटेमाला के अंदर, उन्होंने पुश करके कि यार ये केले यहां से में आते हैं, अगर इन्होंने ये नेशनलाइज करा दिए, ये जमीनें तोड़ के, और अमेरिका भी यही कर रहा था, ये बेसिकली फ्यूडलिज्म को खत्म करने के लिए वो अपने एरियाज के अंदर, जापान के अंदर, यूरोप के अंदर वो बड़े लैंड होनर से जमीनें लेके छोटे लोगों को दे रहा था। मगर जब ये चीजें थर्ड वर्ल्ड के अंदर हो रही थी तो फिर अमेरिका ने कहा नहीं, ये तो कम्युनिज्म है। ग्वाटेमाला के अंदर उन्होंने यही किया, उन्होंने प्रेसिडेंट को उड़ाया, एक मिलिट्री के बंदे को आगे लेके आए, उस मिलिट्री के बंदे ने लाइन से लोगों को मारना शुरू किया अमेरिका के कहने के ऊपर, और फिर एक लंबा तवील अरसा शुरू हुआ जिसके अंदर फस्तायत अपने उरूज पे पहुंच गई। और ये प्लेबुक चलती रही चलती रही चलती रही। इसी तरीके से जो आजादाना मूवमेंट्स थी उनको सोवियत स्केयर के तहत उड़ाया गया, मारा गया, खत्म किया गया। और यही प्लेबुक आज हम देख रहे हैं, जो हमने इस किताब की जिसकी बात करता है, वो आज हम देख रहे हैं ऑन रिपीट पाकिस्तान में, कि कोई भी इक्तदार की या अपने उसकी बात करे, उसको कह दो कम्युनिस्ट थ्रेट। ओ ये तो पीटीआई का बंदा है, ये तो टीटीपी है, ओ ये तो इंडिया फितनाल ख्वारिज। जो भी बंदा आजादी की बात करे उसके ऊपर इल्जाम डाल दो। ये फिल्म हमने पहले देखी हुई है बहुत बार, हम पढ़ते नहीं है इतना, हमें पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है। और आज जो कुव्वतें और जो नहुसत पाकिस्तान के ऊपर, जिसने पाकिस्तान के ऊपर जकड़ा हुआ है, जिसकी फस्तायत ने, वो भी उस सिलसिले का एक हिस्सा है एक तरफ। और दूसरी जानिब जो कुव्वतें लड़ रही हैं इस फस्तायत के खिलाफ, वो भी उस सिलसिले की एक कड़ी हैं, एक तसलसल हैं। बात मुझे करनी थी सऊदीया के, यमन के ऊपर भी वेरी क्विकली मैं बता देता हूँ। वहाँ पे सऊदीज ने हदरामूत के से अमीरातियों का सफाया कर दिया है ज़्यादातर। अब जो उनका वो एक कतन, मेरे ख्याल से जो एक शहर है मरकजी, वहाँ पे भी जाके आ गए हैं। एसटीसी के जो एदरूस है, जो बंदा जो अमीराती और ये अमेरिका और जायनिस्ट के नक्शे कदम पे चल रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो अमीराती अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी सऊदीज जो हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड अलकायदा हैं। इंटरेस्टिंगली जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। एदरूस जो है उसके पास अमीराती सिटीजनशिप है। यमन के लॉज के तहत आपको ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। उसने एक 2 साल का ट्रांजिशन अनाउंस कर दिया है कि जी हम साउथ यमन को एक नया मुल्क बनाएंगे, 2 साल बाद इस पे रेफरेंडम करेंगे। अब देखते हैं ये लोग किस तरीके से कितना आगे बढ़ते हैं, मगर वो कहते हैं द व्हील्स आर इन मोशन। ये जंग चलती रहेगी क्योंकि वहां पे ताकत है, ताकत के पास पैसा है, ताकत के पास रिसोर्सेज हैं, ताकत के पास बहुत कुछ है, और हमारे पास तारीख है। अब देखना पड़ेगा कि इमरान खान एक मुसद्दिक बनता है या उसकी किस्मत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो फील्ड मार्शल है वो तो सुकार्नो बना हुआ है, उसके इरादे तो कुछ और हैं। वो तो जिया भी बना हुआ है, अयूब भी बना हुआ है, वो तो जनरल दियाज भी बना हुआ है ग्वाटेमाला में। तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।